हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2023 के अंदर जो सीएमए फाइनल का लॉ का पेपर आया है, वो पूरा पेपर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले आंसर्स के साथ। देखिए बच्चों, पहले मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं, रिकॉल करा दूं इस बात को कि हम ऑलरेडी सभी चैप्टर्स को अपनी क्लासेस के अंदर पूरा पढ़ चुके हैं। पूरा स्टडी मटेरियल हमने पढ़ा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट किए। जैसे ये टॉपिक पढ़ा था, आपको पता है, आपने क्लासेस ली हुई हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में हमने कंप्लीट कर लिए थे, एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्पेसिफिकली दिसंबर 2023 का एग्जाम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 75% क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा आपको पता है, हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, उन टेस्ट के अंदर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, और हमारे चैप्टर के अंदर जब हमने पढ़ा था तब हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। बट एक बार आप लोगों के रिवीजन के लिए हम एक बार ये पूरा पेपर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सेक्शन ए है ना। सेक्शन ए के अंदर आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो एक एक करके पहले हम एमसीक्यूज को देखेंगे, और उसके बाद में फिर आपके ये जो सेक्शन बी आ जाता है, सेक्शन बी के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनके हमने आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के, वो भी हम यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग आंसर सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बच्चों। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 4, जैसे ही आप सेक्शन 123 पढ़ें, आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि डिविडेंड से रिलेटेड कुछ बात की जाए। ये बोल रहा है सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, चाहे से फाइनल डिविडेंड है चाहे से इंटरिम डिविडेंड है, shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within dash days from the date of declaration of such dividend। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 के अंदर कितने दिन के, जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, आपको पता है डिविडेंड डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, तो जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके कितने दिन के अंदर वो डिक्लेयर्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ाया, आप ध्यान कीजिए, हमने पढ़ा था कि अगर फाइनल डिविडेंड है आपका तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है, अगर इंटरिम डिविडेंड है तो वो बोर्ड मीटिंग के अंदर पास हो जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें ये पता है जिस दिन वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिन के अंदर अंदर, उसके 5 डेज के अंदर अंदर कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो कि सिर्फ उस डिविडेंड के लिए होता है। सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट का नाम भी क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है, तो अकाउंट का नाम होता है एबीसी लिमिटेड डिविडेंड अकाउंट, और फिर जो ईयर है ना, एबीसी लिमिटेड, अब सपोज करिए कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए हो रहा है, तो 2022-2023 डिविडेंड अकाउंट, इस तरीके से अकाउंट का नाम होता है। और 5 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिन के अंदर वो सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दिसंबर 2023 में, न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं। ये जो है ये न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों के पास में है तो आप ओपन कर सकते हो, वरना आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन साथ में दिखाई दे रहे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, वेयर अ कंपनी चेंजेस द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, अमेंडमेंट ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट हो रहा है, फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी, एक आरओसी से दूसरे आरओसी के पास में जाया जा रहा है विद इन दी सेम स्टेट, लेकिन स्टेट सेम है, तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बच्चों,
हमने जब रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज पढ़ा था तो 4 तरीके से पढ़ा था। पहला तो पढ़ा था कि ना तो सिटी चेंज हो रही है, ना स्टेट चेंज हो रहा है, ना आरओसी चेंज हो रहा है, सेम सिटी या टाउन या विलेज के अंदर चेंज होता है तो बोर्ड मीटिंग में हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि सिटी चेंज हो रही है लेकिन स्टेट और आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर उस केस में जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ता है। आईएनसी 22, एमजीटी 30, एमजीटी 14 30 दिन के अंदर फाइल किया जाता है। मैंने थर्ड चेंज आपको बताया था, मैंने आपको बोला था वैसे तो हर स्टेट, हर राज्य के अंदर एक ही आरओसी होता है, एक स्टेट में, एक राज्य में एक ही आरओसी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे 2 स्टेट हैं, इंडिया के अंदर ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर एक से ज्यादा आरओसी हैं, क्योंकि वहां कंपनियां ज्यादा हैं, एक आरओसी सभी कंपनीज को संभाल नहीं सकता। इसलिए इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसे स्टेट हैं जहां एक से ज्यादा आरओसी हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं? एक तो है आपका महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे के अंदर है, और एक है आपका तमिलनाडु। अब मैंने आपको बोला था कि अगर स्टेट चेंज हो रहा है, अगर स्टेट भी चेंज हो रहा है तो ये सेंट्रल लेवल पे बात आ गई ना, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। आज सपोज कीजिए राजस्थान के अंदर आपकी कंपनी का आरओसी था और वो चला गया दिल्ली के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है वहां पे चला गया, तो उस केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन अगर सिर्फ आरओसी चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट सेम है, स्टेट सेम है, तो उस केस में हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है रीजनल डायरेक्टर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चों। आईएनसी 23 के अंदर एप्लीकेशन लगाई जाती है रीजनल डायरेक्टर के पास में और उससे अप्रूवल ली जाती है, तब जाकर सेम स्टेट में आरओसी चेंज हो जाता है। इंडिया में 2 ही स्टेट है जहां पर एक से ज्यादा आरओसी। सिंपल क्वेश्चन है, ये सब कुछ हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हम जो रेगुलर टेस्ट लगातार लेते हैं चैप्टर वाइज और 50 मार्क्स 100 मार्क्स, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आपको क्लासेस के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में डिस्कस करवाए हुए हैं, उनमें डिस्कस हमने काफी बार ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। चलते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी सेंट इन नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। हमें पता है कि जब भी कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती है, अपने साल की एनुअल जनरल मीटिंग करी जाती है, तो उस एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस मीटिंग के एटलीस्ट क्लियर 21 डेज बिफोर भेजा जाता है। अगर आप एटलीस्ट क्लियर नहीं लिखोगे तो 25 दिन हो जाते हैं, मैंने क्लास में समझाया था। एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट क्लियर 21 डेज बिफोर दिया जाता है सभी को, शेयर होल्डर्स को, और उस नोटिस के साथ में मीटिंग के अंदर जो जो डिस्कस होने वाला है उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। सपोज कीजिए 2023-24 फाइनेंशियल ईयर है, ये एंड हो गया 31 मार्च 2024। तो अब मीटिंग होगी, कब तक हो जानी चाहिए? 6 महीने के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है तो 30 सितंबर तक मीटिंग हो जानी चाहिए। क्लियर बात है ये? अब आप सपोज करो ना कि भैया हम मीटिंग कौन से साल के लिए कर रहे हैं? 2023-24 जो खत्म हो गया, एंड हो गया। अब इस एजीएम में क्या डिस्कस करेंगे कि जो ईयर खत्म हुआ, अब ये वाला जो ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम पुराने फाइनेंशियल ईयर के एजीएम करते हैं, ऑब्वियस बात है, हमने पढ़ा हुआ है। हम उसमें डिस्कस करते हैं कि भैया जो ईयर खत्म हो गया उसमें क्या क्या हुआ। तो जब कंपनी के शेयर होल्डर्स के मेंबर्स के पास में नोटिस जाता है एजीएम का 21 दिन पहले, उसके साथ में बोर्ड रिपोर्ट की भी कॉपी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी कॉपी जाती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी कॉपी जाती है। क्लियर है ये चीज? तो नॉर्मली 21 दिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट्स मेंबर शेयर होल्डर्स को भेज दिए जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस हमें 21 दिन पहले ना भेजना पड़े, हमें 21 डेज पहले ना भेजना पड़े और शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग कर ली जाए? तो हमने क्लास में पढ़ा है, हां जी सर, शॉर्टर नोटिस पर मीटिंग हो सकती है, लेकिन अगर 95% शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं,
पहले कंपनी को पूछना पड़ेगा कि हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम 21 दिन पहले नोटिस दें फिर मीटिंग होल्ड करें, हम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करना चाहते हैं। शेयर अगर 95% शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं कि कर लीजिए तो ही शॉर्टर नोटिस पर एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो उस केस में शॉर्ट नोटिस जाएगा एजीएम का, और जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच होकर जा रहे हैं वो भी किस दिन पहले नहीं जा रहे हैं। अब एग्जाम के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना बच्चों, वो डायरेक्टली ये नहीं पूछा था कि एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले ना भेजकर शॉर्टर नोटिस पे भेज रहे हैं तो कितने परसेंट शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन बोला कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भेजा जाता है, अगर वो शॉर्टर नोटिस पे भेजा जाए तो उसके लिए कितनी अप्रूवल चाहिए। भैया वो भी तो एजीएम के नोटिस के साथ में ही भेजा जाता है, वो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो एजीएम के नोटिस के साथ में ही तो भेजे जाते हैं। बस सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, डायरेक्टली ये नहीं बोला कि एजीएम का शॉर्टर नोटिस कितने लोगों की अप्रूवल से भेजा जाएगा, उसने इस बात को बोला कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शॉर्टर नोटिस पे भेजना है तो कितने परसेंट लोगों की अप्रूवल चाहिए। बात सेम है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा तो एजीएम के नोटिस के साथ में ही रहा है ना, तो आंसर तो आपका 95% ही हो गया ना बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्सिबल टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा प्यारे बच्चे। बोर्ड, अच्छा एक और चीज बता दूं, ये वाला क्वेश्चन सीए का क्वेश्चन है, सीए का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, बस उसमें पीक्यूआर की जगह एबीसी लिमिटेड लिखा हुआ था। और सीए से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आया हुआ है दिसंबर 2023 के पेपर में, मैं दिखाऊंगा आपको भी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड मेट थ्राइस इन द ईयर 2022। ये बोल रहे हैं कि 2022 का जो ईयर चल रहा है 2022-23, उसके अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 बार बोर्ड मीटिंग कर चुके हैं। फोर्थ टाइम जब उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल करी तो वो मीटिंग हो नहीं पाई क्योंकि उसमें quorum प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए मीटिंग वहां पे कैंसिल हो गई। अब आपको यह बताना है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कि क्या इन्होंने कोई लॉ वायलेट करा। अरे जी बिल्कुल करा। देखो बच्चों एक और चीज बता दूं, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है, तो मैंने आप लोगों के लिए आंसर जो है वो उसी तरीके से इसमें खुद ने लिखा है, मैंने अपने हाथ से ये टाइप किया है, इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास करते हैं तो उसमें समझाया था ना कि आंसर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का, केस स्टडीज का हम 3 तरीके मतलब 3 पार्ट में लिखते हैं। पहले तो हम लॉ लिखते हैं, फिर दूसरा हम प्रेजेंट सिचुएशन लिखते हैं, और लास्ट का हम कंक्लूजन लिखते हैं। उसी तरीके से देखो, हमें पता है बच्चों सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि एक कंपनी को एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना कंपलसरी है, और 2 मीटिंग के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 120 दिन का रहना चाहिए। ये हमने पढ़ा हुआ है, मतलब इससे ज्यादा का 120 दिन से ज्यादा का नहीं रह सकता है ना, एक मैक्सिमम गैप 120 डेज का है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इस पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी ने 3 बोर्ड मीटिंग तो कर ली, लेकिन जो 4th बोर्ड मीटिंग थी, लेकिन जो 4थी बोर्ड मीटिंग थी वो इसने बुलाई, quorum प्रेजेंट नहीं थी इसलिए मीटिंग नहीं करी। तो लॉ तो वायलेट हुआ क्योंकि 4 मीटिंग करना कंपलसरी है। तो एक तो लॉ वायलेट हुआ सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 का। दूसरा लॉ किसका वायलेट हुआ, सेक्शन 174 का। वो क्या बोलता है कि भैया अगर quorum की वजह से मीटिंग नहीं हो पाती है तो वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। ये भी है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या लॉ वायलेट हुआ है, आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है समझ लो। हियर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 एंड 174 आर रेफर्ड। ऑब्वियस बात है, 173 सबसेक्शन 1 बोलता है कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए, 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं रहेगा। और दूसरा 174 बोलता है quorum जो है वो कितनी होती है, इतनी quorum है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर quorum प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। तो ये तो हो गया लॉ। मैंने बोला था ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं वो 3 पार्ट में देते हैं, पहला होता है लॉ, तो लॉ यहां पे खत्म हो गया। अब आता है प्रेजेंट सिचुएशन। इन दी अबव गिवन सिचुएशन पीक्यूआर लिमिटेड, जिसको 4थी मीटिंग जरूरी थी होल्ड करना,
उसने वो नहीं होल्ड कर पाई और इवन उसने मीटिंग जो है उसको एडजन भी नहीं किया। तो अब ये सेकंड पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट आता है कंक्लूजन। इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी जो है इन्होंने इस दोनों प्रोविजंस को वायलेट करा है। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल आंसर है, पढ़ा हुआ है। आप देखो, एक चीज बताऊं बच्चों आपको, मैं जो बहुत ज्यादा इतना जोर डालता हूं ना कि आप टेस्ट दो टेस्ट दो। आप जब क्लास परचेज करते हो तो लगातार आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, देन 50-50 मार्क्स का हाफ ऑफ सिलेबस का टेस्ट लेते हैं, देन 100 मार्क्स का फुल सिलेबस का टेस्ट लेते हैं, देन दोबारा से चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, हर बच्चे की कॉपी चेक करते हैं पर्सनली, उसमें मिस्टेक बताते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास दी जाती है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको लिखने का तरीका समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसका आंसर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। फर्क इतना है कि आपको लिखने का तरीका सही नहीं पता, इसलिए मार्क्स कट जाते हैं। तो वो तरीका अपन अपने जब टेस्ट होते हैं तो उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी सीए से आया हुआ है उठकर, एज इट इज। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना के अभी अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, जिसमें मैं क्लियरली दिखाऊंगा सीए का क्वेश्चन है ये। बस क्वेश्चन में दो डिफरेंस है। यहां पर केएफआर लिमिटेड है, सीए के अंदर इसको एबीसी लिमिटेड बोल के दिया था। यहां पर 230 मेंबर हैं, उसमें 245 थे। सीए का क्वेश्चन है एज इट इज। चलिए अब एक बार पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से उठ के आया है, कोई बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन। KFR Limited was registered as a public company. KFR Limited एक पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड थी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो। उसके अंदर 230 मेंबर हैं। अब वो 230 मेंबर कैसे कैसे हैं? 50 तो डायरेक्टर और उनके रिलेटिव हैं, 15 प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं, 10 पास्ट एक्स एम्प्लॉइज हैं और बाकी के 10 जो है वो ज्वाइंट शेयर होल्डर है। मतलब एक्चुअली में ज्वाइंट शेयर होल्डर जो है वो 5 कपल हैं, तो 5 इंटू 2 करा, 5 इंटू 2 तो वो 10 हो गया। और इनके अलावा 145 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब ये कंपनी जो है ना वो प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है, क्या इसको अपने मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? क्वेश्चन समझ में आया आपको? दोबारा समझा दूं एक बार। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वो ये बोल रहा है केएफआर लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, अभी उसके अंदर 230 मेंबर हैं, कैसे कैसे हैं वो उसने बताया। वो प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है, अब आप बताइए क्या उसे अपने मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे? तो बच्चों आ जाओ सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 पर। वो ये बोलता है प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन इस लिमिट के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉइज और पास्ट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते। तो हम इनको हटा के अब देखते हैं कि कितने लोग हैं। तो देखिए 50 तो डायरेक्टर और उसके रिलेटिव है, 50 तो डायरेक्टर और उसके रिलेटिव है, प्लस एम्प्लॉइज, प्रेजेंट एम्प्लॉइज काउंट नहीं होते, पास्ट एम्प्लॉइज काउंट नहीं होते। अच्छा हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो उनको एक माना जाता। जैसे आज मैंने और आपने, हम दोनों ने मिलकर किसी कंपनी का शेयर होल्ड करा, तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में हम 2 शेयर होल्डर नहीं है, एक ही शेयर होल्डर है। तो उस हिसाब से कितने हैं? 5, 10 नहीं है, 5 है। तो 50, 5। अब इनके अलावा बाकी कितने और हैं? 145। टोटल करेंगे तो 200 निकल के। और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जॉइंट शेयर होल्डर को एक काउंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में 200 ही हैं। तो मेंबरशिप रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। केएफआर लिमिटेड इजीली प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। आंसर आपको मैंने उसी तरीके से दिया हुआ है। पहले आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन का लॉ, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, पहले लॉ, देन प्रेजेंट सिचुएशन एंड देन कंक्लूजन। देखो उसी तरीके से पूरा लिखा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ फार द एक्ट्स ऑफ अ डायरेक्टर विल बी इनवैलिड इफ हिज अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड? क्लियरली समझाया है चैप्टर में, क्लियर समझाया है। सेक्शन 176 बोला था आपको, एग्जाम्पल भी दिया है मैंने।
अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया और अपॉइंट करते वक्त उसके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस वैलिड नहीं था, लेकिन वो एज डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, उसने डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठे हुए कुछ काम भी किए, बाद में पता लगा यार उसका तो अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं था, तो उसको हटा दो। लेकिन जब उसने डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठकर जो काम किए थे वो इनवैलिड नहीं है। अरे ये बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए एक कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस जो है उसने इमरान हाशमी को अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया।